Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve Jamia Millia Islamia 2020 question paper under this series, and we are solving it for MA Sociology exam that is going to be held on 10th May. I am your educator Bharvi Bharadwaj, and this is the Telegram channel that you must join if you're a sociology student, and आपको किसी भी वीडियो का PDF जो है वो इसी Telegram पे मिलेगा. इसके अलावा ये जो वीडियोस हैं, जो MCQs हैं, ये सिर्फ जामिया एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं है. अगर आप CUET PG की या फिर नेट की या किसी भी अदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की जो कि सोशोलॉजी का हो, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे MCQs उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग 100 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो किस तरह के हैं. आपको मुझे कॉमेंट में बताना है कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन थे जो आपको आते थे. ठीक है. Question number 1. The Industrial Revolution in England took place through what? Wool industry, mining industry, cotton industry या फिर machine industry? The correct answer is C. Please remember cotton industry सबसे पहले आई थी या फिर कभी कभी यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मेंशन होता है. ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था स्टार्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसके साथ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ईयर भी बताना है क्योंकि इसका ईयर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. हुज मॉन्यूमेंटल वर्क इज द गिफ्ट? इनमें से किसने ये फेमस वर्क लिखा है? द गिफ्ट ये एक बुक है. मार्शल मॉस, मेलिनोस्की, फ्रेजर्स एंड टाइलर. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मार्शल मॉस. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not associated with functionalism? इनमें से कौन सा है जो कि functionalism से related नहीं है? टालकर पार्सन, एमाइल डर्कहाइम, राल्फ डेरेनडॉर्फ या फिर रॉबर्ट के मर्टन. The correct answer is C, that is राल्फ डेरेनडॉर्फ. और ये जो है हमारे हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाले. ठीक है. एक चीज और याद रखना कि राल्फ डेरेनडॉर्फ की जो थ्योरी है वो मार्क्स प्लस मैक्स वेबर से लेकर इन्होंने बनाई है. दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इनकी थ्योरी. ठीक है, इनकी थ्योरी पे भी मैं एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगी. मैंने ऑलरेडी उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि राल्फ डेरेनडॉर्फ से क्वेश्चन आ सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स आर डिस्टिंक्टिव इन सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ व्हाट? ओनली वुमेन कैन राइट फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. अदर थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव हैव नॉट रिसर्च्ड वुमेन. They emphasize the centrality of gender in social analysis. Men and women view the world in different ways. Feminist perspective जो है वो distinctive है, काफी different है sociology में. किस वजह से वो different है? The correct answer should be C. इसलिए different है क्योंकि social analysis में इससे पहले कभी gender पे ज़्यादा focus नहीं किया गया. ठीक है. Question number 5. Who is the author of the postmodern condition? The postmodern condition book जो है वो किसकी है? फुको, लियोटार्ड, बॉडिलार्ड या फिर जेमसन. The correct answer is B, that is लियोटार्ड. बाकी सबकी बुक्स भी आपको याद रखनी है तो आप मुझे कमेंट में अभी रिसर्च करके कमेंट करिए कि फुको की कौन सी बुक्स हैं, बॉडिलार्ड की कौन सी बुक्स हैं और जेमसन की कौन सी बुक है. ठीक है, जिसका भी कमेंट मुझे होलिस्टिक लगेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. सोशियोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव, मैथोडिकल, क्वांटिटेटिव या फिर वैल्यू न्यूट्रल. सोशियोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वैल्यू न्यूट्रल. और वैल्यू न्यूट्रल के बारे में बात कौन करता है? तो वेबर बात करते हैं. Okay. Question number 7. Objectivity requires what? A person to give secondary importance to his own biases and preferences. A person to discard his own belief and moral conviction. A person's detached and impersonal view. None of the above. इनमें से कौन सा है जो objectivity के लिए बहुत important है? मतलब without this objectivity cannot be there. The correct answer is C. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपके पर्सनल व्यूज उसमें नहीं आने चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्लाइड का बैकग्राउंड है ये आपको किस कलर का दिख रहा है,
तो मुझे सब लोग आंसर करोगे कि व्हाइट कलर का दिख रहा है, राइट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि सबका आंसर यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर आपके पर्सनल व्यू नहीं आएंगे। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाइट कलर की स्लाइड किसको किसको पसंद आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग आए और वो ये कहे कि नहीं मैम थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दिया करिए, या फिर आप कलर चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा ब्राउन कलर कर दीजिए, ब्लैक कलर कर दीजिए, है ना। तो जब आपका पर्सनल चॉइस उसमें आ जाएगा, पर्सनल व्यू आ जाएगा, तो उसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, जब आपकी पर्सनल चीज़ें अफेक्ट करने लगती हैं चीज़ों को, या पर्सनल व्यू आपका जो है वो आ जाता है, तो उसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। और एक और तरीका है इसको याद रखने का कि ऑब्जेक्टिविटी में सबके लिए जो भी फैक्ट है वो सेम होगा, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राल्फ डेरेनडॉर्फ इज एसोसिएटेड विद व्हाट। अभी हम लोगों ने किया फंक्शनलिज्म, डिफ्यूजनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, लेटेंट फंक्शन आर व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड, इंटेंडेड, अनइंटेंडेड या फिर मैनिफेस्ट। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अनइंटेंडेड। लेटेंट फंक्शन के साथ एक और इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है, मैनिफेस्ट फंक्शन। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें दिए हैं मर्टन ने, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन होता क्या है। पहले तो ये याद रखो कि लेटेंट फंक्शन जो है वो अनइंटेंडेड होते हैं और मैनिफेस्ट जो होते हैं वो इंटेंडेड होते हैं। अच्छा, क्या है इसका मतलब, देखो लेट्स से मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है, पेन का जो पर्पस है, रियल पर्पस जिस वजह से पेन को बनाया गया है, वो क्या है, राइटिंग, राइट। तो ये जो इसका राइटिंग फंक्शन है, ये इसका मैनिफेस्ट फंक्शन है। क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शन। और लेट्स से मैं इसी पेन से मैं अपने हेड को स्क्रैच कर रही हूँ, मेरे सर में इचिंग हो रही है ना, तो मैं हेड पे स्क्रैचिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लेटेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो रियल फंक्शन था वो था राइटिंग, बट इंटेंडेड फंक्शन है ना वो था राइटिंग, बट मैं अनइंटेंडेड चीज भी इससे कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा मैनिफेस्ट, सॉरी लेटेंट फंक्शन, ठीक है। मैनिफेस्ट हो जाएगा राइटिंग जो कि है इंटेंडेड, और लेटेंट हो जाएगा हमारा हेड स्क्रैचिंग। सो आई होप पेन के एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो लेटेंट और मैनिफेस्ट के बारे में नोट भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखो, लेटेंट फंक्शन इन सोशियोलॉजी आर अनइंटेंडेड सोशल फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स आर डिजाइंड टू एजुकेट बट हैव लेटेंट फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग कम्युनिटी। यानी स्कूल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हम वहाँ जाकर पढ़ें, है ना, एजुकेट हों, बट वहाँ पर होता क्या है, ये भी हो जाता है कि हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारी एक कम्युनिटी बन जाती है, एक अटैचमेंट हमें वहाँ से हो जाता है एजुकेशन के साथ साथ। तो पर्पस जो है वो तो एजुकेशन है ना, बट वहाँ पर और क्या हो रहा है कि वहाँ पे फ्रेंडशिप हो रही है, वहाँ पर कुछ दुश्मनी भी हो जाती है, एनिमीज भी बन जाते हैं स्कूल में, है ना, रैगिंग होती है ना। किसी भी स्कूल का यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि किसी भी स्कूल का जो फंक्शन है वो रैगिंग तो नहीं होगा, है ना, बट वहाँ पर रैगिंग होती है। तो मैनिफेस्ट फंक्शन वो होता है जो इंटेंडेड होता है, जो रियल में फंक्शन होता है, और लेटेंट फंक्शन वो होता है जो उसके साथ ही अटैच होकर आ जाता है, कोई चाहता नहीं कि वो है, ठीक है। नाउ, manifest functions intended social functions of social institution. These are functions an institution is designed to serve. Okay. Latent function क्या होता है, unintended social functions of a social institution that are good and useful, however not reason that institution exists. मतलब proper reason ये वाला नहीं होता है जिस वजह से institution को बनाया गया हो। अब यहाँ पर कुछ examples हैं जो आप read कर लीजिएगा। I hope आपको latent function और manifest function समझ में आ गया हो। Question number 10. गाइडलाइंस फॉर व्हाट टू वेयर ऑन अ पर्टिकुलर ओकेशन इज व्हाट। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, फैशन, नॉर्म, कस्टम, वैल्यू। सो मैं बता दूं द करेक्ट आंसर इज सी, कस्टम। व्हाई, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस की बात हो रही है और ना ही यहाँ पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस की बात हो रही है। जब यहाँ पर ये दो वर्ड्स लगे होंगे, लेट्स से जनरल लगा है, तो वैल्यू जो हमारा होता है
वो होता है जनरल गाइडलाइंस। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर होता है जनरल गाइडलाइंस तो आंसर हो जाता है वैल्यू। स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो होते हैं वो नॉर्म्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने कल्चर और कस्टम में डिफरेंस ऐड किया है, आप इसे भी देख सकते हैं। कल्चर क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल इंक्लूडिंग बिलीफ, नॉलेज, रिचुअल, मॉरल, कस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर में आ जाती हैं। कस्टम में क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस, टाइम, सोसाइटी। मतलब किसी टाइम के अकॉर्डिंग, किसी स्पेसिफिक प्लेस के अकॉर्डिंग आप जब कोई चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ योर कस्टम, राइट। जैसे जब आपने देखा होगा हम लोग यहाँ शादियों में जब हम जाते हैं तो एक मैंडेटरी चीज़ होती है, एक कस्टम होता है कि सब वहाँ पे बहुत तैयार होके जाते हैं, राइट। अगर आप ऐसे ही कैजुअल जीन्स टॉप में चले जाओगे तो आपको खुद में भी ऑकवर्ड लगेगा और जो बाकी लोग आएंगे उनको भी ऑकवर्ड लगेगा कि व्हाट इज दिस, है ना। तो आपको प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ का कस्टम है वो, राइट। एंड अब यहाँ पर कस्टम और कल्चर में डिफरेंस क्या है? देखो, कल्चर जो होता है वो एक टाइम बाउंड नहीं होता है ना। कस्टम जो होता है वहां पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम, सोसाइटी वो आ जाता है। ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर डेफिनेशन में टाइम, प्लेस ये सब ना मेंशन हो तो फिर ऑप्शन हो जाएगा कल्चर, और अगर जनरल गाइडलाइन हो और स्पेसिफिक हो तो वैल्यू और नॉर्म, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन थ्रू कॉन्क्रीट एलिमेंट्स, अ वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू कस्टम, पार्ट ऑफ अ कल्चर। तो कस्टम जो है वो एक बस पार्ट है कल्चर का, ठीक है। Question number 11. Homeostasis is a process of what? Self-regulation, change, social system या फिर assimilation? होम्योस्टैसिस किसका कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बताना है। पहले तो याद रखना कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेल्फ रेगुलेशन का है, ठीक है। और इसके बारे में जो बात करते हैं सोशियोलॉजी में वो है पार्सन्स, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगर थिंकर्स आ जाते हैं तो पार्सन्स वहां पर सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12. Dash is a form of government in which ruling power belongs to only a few persons. Now, इसके बारे में मैं बहुत बार टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी सोशियोलॉजी का एग्जाम हो, ठीक है। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है इन विच रूलिंग पावर बिलोंग्स टू ओनली फ्यू पीपल। कम लोगों के पास रूलिंग पावर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की या फिर मोनोपोली। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ओलिगार्की। ना ओलिगार्की के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है तो आप इसे पढ़ सकते हो। ओलिगार्की मीन्स रूल ऑफ फ्यू, प्लीज रिमेंबर। इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट अमासेस द पावर एंड वेल्थ इन सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस देख सकते हो थोड़ा बहुत कि एरिस्टोटल ने भी इसको यूज़ किया था। एंड इसके अलावा एग्जाम्पल्स याद कर लेना कौन कौन सी जगह है जो कि ओलिगार्की को फॉलो करती हैं। चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ फ्रांस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये सारे आप याद कर सकते हो इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 13. हु इज द ऑथर ऑफ सिमुल्क्रा एंड सिमुलेशन? जेमसन, फुको, बॉड्रिलार्ड या फिर ल्यूटार्ट? द करेक्ट आंसर is C, that is Baudrillard. Question number 14. Who is associated with middle range theory? Sorokin, Hegel, Parsons, Merton. The correct answer is D, that is Merton. Question number 15. The Indian Constitution recognizes two types of minorities based on caste and race, caste and religion, religion and language, and religion and ethnicity. कौन सा इसमें से है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एज अ माइनॉरिटी? द करेक्ट आंसर इज, मतलब माइनॉरिटीज को किस बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है रिकॉग्नाइज? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे करता है। एंड आर्टिकल भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से भी सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 29 है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16. What is red corridor in India? Red corridor इंडिया में क्या है? It is the area that is rich in mineral resources. It is an area where only tribal indigenous people live. It is an area that experiences considerable Naxalite insurgency. All of the above.
रेड कॉरिडोर इंडिया में किसे कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी। उस एरिया को कहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है नक्सलाइट इंसर्जेंसी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। लेवियाथन बुक जो है ये बहुत बार आई है, मतलब जामिया के पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो थिंकर्स हैं चारों, ये भी आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बनता है सोशियोलॉजी में। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑफ कोर्स हॉब्स। हॉब्स ने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18। जैकेस डेरिडा's एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज व्हाट? जैकेस डेरिडा का जो टेक्स्ट एनालिसिस है वो क्या है? साइंस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म। इसे हम क्या कहते हैं, इन्होंने जो टेक्स्ट का एनालिसिस किया है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9। सगोत्र मैरिज। Question number 19. Sagotra marriage is what? Followed among Hindus? Incest among Hindus? A tribal marriage? Non-caste marriage? Sagotra marriage क्या होता है? The correct answer is B, that is incest among Hindu. Hindus में सगोत्र मैरिज अलाउ नहीं होती है। सगोत्र मैरिज का मतलब होता है सेम गोत्र। ओके, तो सेम गोत्र मैरिज जो है वो हिंदूज में अलाउड नहीं होती है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 20। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन। कौन से वर्ड्स हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 उसके थ्रू ऐड किए गए प्रीएम्बल में? कौन से वो वर्ड्स हैं, आपको ये बताना है। सोशलिस्ट सेक्युलर, सेक्युलर सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटीग्रिटी, या फिर सिर्फ इंटीग्रिटी। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चंस आते हैं सोशियोलॉजी के पेपर में, तो आपको बेसिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के, लाइक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सब पढ़ने हैं। टेलीग्राम पे ऑलरेडी एक जीके फाइल शेयर्ड है, तो प्लीज़ उसको देखो। ठीक है, वहाँ से ही ये सब प्रिपेयर किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ओके, so here are the notes that you can see. The 42nd amendment changed the description of India from a sovereign democratic republic, पहले ये था, बाद में क्या हो गया? sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। and also change the word unity of nation से हो गया unity and integrity of nation। ठीक है, तो ये पूरा नोट मैंने ऐड कर दिया यहीं पे, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। Which among the following is an informal means of social control? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको डाउट में रखा था क्योंकि मैं कस्टम और एजुकेशन में कंफ्यूज हो रही थी, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, एजुकेशन भी हमारा जो है वो आ जाएगा फॉर्मल में, जैसे कि रूल्स एंड लॉ वैसे ही हमारा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में भी कुछ तरह का यू कैन से सिस्टम फॉलो होता है ना, कस्टम्स में ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग याद रखना, पहले मैंने जो डाउट में क्वेश्चन रखा था वैसे मैं कमेंट पिन कर दूंगी उस वीडियो पे जाके, और मैं जब कंपाइल्ड पीडीएफ दूंगी इस पूरी सीरीज का आपको टेलीग्राम पे, तो उसमें भी मैं सारे करेक्शंस करके ही दूंगी। ठीक है, बट यहाँ पर याद रखना कि इसका आंसर जो होगा वो कस्टम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन ग्रुप। इसमें से इन ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? फॉर्मेलिटी, कॉम्पिटिशन, प्राइमरी रिलेशन, एथनोसेंट्रिज्म। The correct answer is D, that is ethnocentrism, यानी जो अपने ग्रुप का होता है उसके अंदर अपने कल्चर को लेके सुपीरियर वाली फीलिंग ज्यादा होती है। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? कल्चर में हम एथनोसेंट्रिज्म को पढ़ते हैं जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो अगले से सुपीरियर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडियन कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है और जापानीज कल्चर उतना अच्छा नहीं है, तो ये क्या है? ये एथनोसेंट्रिज्म है। मैं उनको डाउन कर रही हूँ और अपने कल्चर को ऊपर कर रही हूँ, राइट। नाउ एक चीज आपको और याद रखनी है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है सुमनर ने। ठीक है, सुमनर याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सुमनर ने दिया है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ऐसे ही प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप,
CH कूली ने दिया है। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, सी यहाँ पर मैंने ऐड भी कर दिया है, मैं यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ फिर से। ठीक है, तो ये जो है वो सुमनर ने दिया है। अ ग्रुप दैट अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद देयर इन ग्रुप, पीपल हु डू नॉट फॉल विद इन ग्रुप आर आउट ग्रुप। ठीक है, नाउ इन ग्रुप क्या होते हैं? शोइंग प्रेफरेंस फॉर पीपल विद इन योर ग्रुप। आउट ग्रुप क्या होता है? ऑटोमेटिकली डिसलाइकिंग पीपल हु आर नॉट विद इन योर ग्रुप। ठीक है, जो नहीं है आपके ग्रुप में उनको आप डिसलाइक करते हो। जैसे देखो, फुटबॉल फैंस, नेशन, नेशनलिज्म, फ्रेटर्निटीज, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, फ्रेंड। जैसे अब मैं कहूँ मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, तो हिंदू की मैं क्या होगा, हिंदू मेरा क्या हो जाएगा? एक इन ग्रुप हो जाएगा, राइट। मुस्लिम मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक आउट ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर शुरू मत हो जाना हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, functionalism and conflict theories tend towards dash sociological analysis, माइक्रो, मॉडर्न, मैक्रो या फिर करंट। फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो होती हैं वो कौन सी थ्योरीज होती हैं? माइक्रो, मॉडर्न, मैक्रो या फिर करंट। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैक्रो। ऑलवेज रिमेंबर दे फोकस ऑन सोसाइटी एज अ होल। ओके, ठीक है, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करती हैं। और माइक्रो जो है वो क्या करती हैं? वो फोकस करती हैं और ऑन इंडिविजुअल। ओके, जैसे कि आ जाएगा इसमें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ओके, और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हम लोग पढ़ते किसको है? GH मीट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो हर बार हर एग्जाम में आ जाता है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसकी है? इट इज लाइक अ बाइबल फॉर सोशोलॉजी स्टूडेंट्स। पार्सन्स, ऑगस्कोन, सीरेट मिल्स या फिर वेबर। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सीरेट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म कल्चर इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद व्हाट? कल्चर इंडस्ट्री क्या होता है? नया टर्म। कल्चर पे मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ तो वो आपको देखनी है, अभी शायद आगे मैंने उसका कट आउट ऐड कर दिया है। ठीक है, नाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज, द वे इन विच कल्चरल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड फॉर प्रॉफिट, the development of subcultures and countercultures in society, the way which industrialization had created new means of communication. Now this question is good. The correct answer is B. ठीक है, जब हम लोग कल्चर की चीज़ों को बिजनेस में एज अ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग कल्चर इंडस्ट्री कहेंगे। जहाँ पर जहाँ पे कल्चर को यूज करके कल्चर को यू कैन से बॉट एंड सोल्ड किया जा रहा है फॉर प्रॉफिट। ठीक है, देखो ये टर्म जो है किसने दिया था ये भी याद रखना। इट वॉज गिवन बाय अडोर्नो एंड हॉर्खीमर। ओके, नाउ दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, नेट में भी कभी आई थिंक ये नहीं आया है। 1947 में ये आया था, ये भी याद रखना। ओके, एंड इट इज सिमिलर टू मास कल्चर और पॉपुलर कल्चर। नाउ स्नोबॉलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? probability sampling, non-probability sampling, cluster sampling, using the Christmas vacations constructively. The correct answer is B, that is non-probability sampling. ऐसे क्वेश्चन सोशियोलॉजी में हमेशा आते हैं, तो प्लीज इसे रट्टा मार लो। ठीक है, सैम्पलिंग में कौन कौन से हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं या जिन्हें हम रैंडम सैम्पलिंग भी कह देते हैं? सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, मल्टी स्टेट सैम्पलिंग। और इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी को, जिसको हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कह देते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। नाउ मैं क्या कर रही हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों का अलग अलग एक वीडियो लेके आऊंगी आपके पास, ताकि वो एक शॉर्ट वीडियो हो और आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि गाइस आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ तो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर एक बच्चे की लाइफ में भी मेरे पढ़ाने से डिफरेंस आ रहा है, सो दैट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर फ्री ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं जो भी पढ़ाती हूँ इट इज टोटली फ्री,
सो गाइस प्लीज मेक यूज ऑफ इट, ओके। ठीक है, बहुत भावुक हो गई थी मैं, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज ना, अब तुम लोग सोचोगे ये क्या लिखा हुआ है भाई, है ना। ये लिखा हुआ है सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसने मुझे पेपर भेजा था उसमें ही गड़बड़ थी, ठीक है। तो ये है, इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर व्हाट, हाईली स्पेशलाइज्ड इंटररिलेटेड सेट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, disorganized social relations in a postmodern world, virtual communities in cyberspace, या फिर no longer relevant to sociology. Of course, the correct answer is A. सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे एजुकेशन का फंक्शन प्ले कर रहा होता है एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन, है ना। फैमिली का इंस्टीट्यूशन अलग है, उसकी जो चीज़ें हैं वो अलग स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसे ही रिलीजन अपना रोल अलग प्ले कर रहा है, मैरिज अपना रोल अलग प्ले कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सारे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन जिन्हें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सोशियोलॉजी डिफर फ्रॉम कॉमन सेंस इन दैट it focuses on researchers' own experiences. It makes little distinction between the way the world is and the way ought to be. Its knowledge is accumulated from many different research contexts. It is subjective and biased. Now, I will keep this question in doubt. ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक आंसर दे देती हूँ जो मुझे लगता है होगा इसका आंसर, और मैंने जो सर्च किया था उसमें भी था, वो था सी, ठीक है। बट मैं यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना होगा। तो एक काम करेंगे गाइस, जब मैं ये सारे पेपर सॉल्व कर लूँगी ना, जितने भी क्वेश्चन में मैंने डाउट लिखा है उनको मैं डाउट सेशन में सब एक्सप्लेन कर दूंगी आपको इन डेप्थ, ठीक है। तो लास्ट में, इस प्लेलिस्ट के एकदम लास्ट में आपको वो वीडियो मिलेगा जहाँ पर डाउट सेशन होगा, और इस पूरी प्लेलिस्ट यानी 2016 से लेके 2023 तक जितने जामिया के पेपर्स हैं उनमें जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस थे उनको मैं उसमें डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, उसमें हम लोग इस चीज़ को करेंगे, और आपके पेपर से पहले, जामिया के पेपर से पहले मैं सारे पेपर्स जो है वो सॉल्व कर दूंगी। स्ट्रक्चरल फंक्शन इज डिस्क्राइब सोसाइटी एज व्हाट, a complex network of interaction at a micro level, a source of conflict and inequality, an unstable structure of social relations, या फिर a normative framework of roles and institutions. Structural functionalists जो हैं वो सोसाइटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? The correct answer is D, that is a normative framework of roles and institution. Okay. Question number 30. Postmodernist writers have argued that we live in a world of superficial, fragmented images. No theory is better than any other. Anything goes. Society has changed and we need new kinds of theories. So postmodernists जो हैं वो इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं. The correct answer is all of the above. इसके बारे में मैंने यहाँ पर देखो अटैच भी कर दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हो. पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन लेट 20th सेंचुरी. प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कब आया था, तो लेट 20th सेंचुरी, एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी सोशल थ्योरी, यानी अभी तक ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है. वी आर लिविंग इन न्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, वी नीड न्यू एंड डिफरेंट फॉर्म्स. इनका कहने का मतलब क्या है कि अब क्योंकि ज़माना बदल चुका है, हम लोग मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म में आ चुके हैं, तो अब हम लोगों को न्यू तरह की थ्योरीज की ज़रूरत है. इनका कहना ये भी था कि कुछ भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता, एवरीथिंग इज अ पार्शियल वर्जन ऑफ ट्रुथ, ठीक है, कुछ भी सच नहीं है. इसका कहने का मतलब ये, हम एक थ्योरी पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है. मैं कोशिश करूंगी कि मैं पोस्ट मॉडर्निज्म पे एक वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, बेसिक जो मीनिंग है और कुछ बेसिक से जो थिंकर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 31 is from your gender topic. So queer theory makes the claim that heterosexuality is normal and most desirable way to be. The sexual category and discourses we use are based upon true underlying biological differences. Deviant forms of masculinity are more threatening than deviant forms of femininity. All sexualities are pluralistic, fragmented and frequently reconstructed. सो हम लोग जो LGBTQ प्लस ये जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो Q होता है वो ही है हमारा क्यूअर, ठीक है. सो इसके बारे में मैंने अभी पीछे के कुछ PYQs में डिस्कस भी किया था, इसके फुल फॉर्म को भी मैंने बताया था. सो याद रखना कि क्यूअर थ्योरी में हेट्रोसेक्सुअलिटी की बात होती है,
ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा हमें। तो जब हम लोग जेंडर का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसे वहां पर समझेंगे। अभी इतना समझो कि क्यूअर थ्योरी में आपको हेट्रोसेक्सुअलिटी वर्ड जो है वो याद रखना है। हेट्रोसेक्सुअलिटी मतलब कि कोई एक सेट फॉर्म है ही नहीं सेक्सुअलिटी का। So here you can see the term queer theory can have various meanings depending upon its usage, but has been broadly associated with the study and theorization of gender sexual practices that exist outside heterosexuality। ठीक है, heterosexuality का जो कीवर्ड है वो आपको इसमें याद रखना है। Question number 32. Secularization involves the two related ideas of what? Disappointment and disproportion, disbelief and disintegration, disengagement and disenchantment, distribution and distillation. What would be the correct answer? The correct answer is C, that is disengagement and disenchantment. Okay. So यहाँ पर देखो इसका जो explanation है वो भी दिया है। The term secularization refers to a decline in a significance of religious belief and practices at a societal level, and it is often identified as a feature of contemporary Western society. तो सबसे पहले तो सेक्युलराइजेशन क्या होता है? सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है कि रिलीजियस बिलीफ का डिक्लाइन होना। रिलीजियस बिलीफ जो है वो डिक्लाइन होने लगते हैं सोसाइटी में, ठीक है, जैसे अभी हो गए। ज़्यादातर ये जो है फीचर ये हमें वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। सेक्युलराइजेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। देखो, द डिसएंगेजमेंट ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन एज इट बिकम्स मोर अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल फेथ। डिसएंगेजमेंट मतलब कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलीजन को हटा दिया जाता है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल फेथ रहेगा। मतलब आपको जो अपना इंडिविजुअल लेवल पे करना है, आपको जिसकी पूजा करनी है आप करिए, ठीक। नेक्स्ट है द डिसएंचेंटमेंट ऑफ सोशल लाइफ एज स्पिरिचुअल कंसर्न्स बिकम लेस इंपॉर्टेंट एंड मोर प्रैग्मेटिक मटीरियल। तो आजकल देखो क्या हो रहा है कि हम लोग इन जो हमारी ऐसी चीज़ें थी जो स्पिरिचुअल थी, जो ऐसी चीज़ें जो एब्सोल्यूट हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते बट हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, राइट, उन चीज़ों का जो कह सकते हो कि वैल्यू था वो अब कम हो रहा है धीमे धीमे। हमारी मे बी और आपकी जनरेशन में स्टिल हो, बट हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, जो अभी जो आप लोग जेनजी जिसको हम लोग कह रहे हैं, उस जनरेशन को जब आप देखोगे, है ना, जैसे अभी आप किसी हाई स्कूल या इंटर या उस तरह के बच्चों को देखो तो उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है मटीरियल चीज़ों से, है ना, वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं जैसे हम लोग मानते थे। हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारे जो घर के बड़े थे वो हमें जिस तरह से चीज़ें बचपन में समझाते थे हम उसको समझते थे, बट आज के टाइम में स्पिरिचुअलिटी का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है डिसएंचेंटमेंट में। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेक्युलराइजेशन में डिसएंगेजमेंट क्या है और डिसएंचेंटमेंट क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, प्रिमिटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर डैश टाइप, प्रोडक्शन, सबसिस्टेंस, प्रोडक्शन सेलिंग, मार्केट ओरिएंटेड। प्रिमिटिव पूछा है, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस क्या होता है कि अपने यूज के लिए जितना हमें काम है हम उतना ही इकोनॉमिक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंगे, ठीक है, उतना बड़े लेवल पे, मार्केट लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं होता था पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, एमंग भिल एंड टोडा ट्राइब्स कॉमन टाइप ऑफ मैरिज इज व्हाट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जिनके आपको इस तरह के मैरिज और उनके जो भी रिचुअल्स हैं थोड़े बहुत वो आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड नो दी बेसिक्स। और इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू रिफर इग्नू, ठीक है, इग्नू में जितना दिया है उतना मोर देन इनफ है। एक्सोगैमी, एंडोगैमी, मैंने ट्राइब पे एक वीडियो भी बनाया है तो आप उसे भी देख सकते हो। एक्सोगैमी, एंडोगैमी, बोथ एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, नीदर एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। What is the correct answer? The correct answer is B. Please remember, एंडोगैमी फॉलो होता है भिल एंड टोडा में। क्या होता है एंडोगैमी, अब आप मुझे कमेंट में बताओ। मैंने शायद इग्नू में मैरिज वाले कॉन्सेप्ट में या किसी में मैंने कहीं पर तो एंडोगैमी पढ़ाया है ऑलरेडी, ठीक है, चैनल पे मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर किया है। क्वेश्चन नंबर 35, द डिविजन ऑफ सोशियोलॉजी इनटू सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। काफी इजी क्वेश्चन। Friedrich Engels, August Comte, Karl Marx, Saint Simon. The correct answer is B, that is August Comte.
क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू जर्मन सोशियोलॉजी ऑफ स्कूल? कौन है इसमें से जो भाई जर्मनी से नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, जिमल, मैक्स वेबर, टोनिस। द करेक्ट आंसर is A, that is Herbert Spencer. And for Herbert Spencer, I hope that you remember his famous theory of organic analogy, ठीक है, या organic analogy. Now, Herbert Spencer कहाँ के थे ये भी याद रखना, he was from UK. Okay. Question number 37. For Durkheim, which is the simplest form of religion? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि दुर्खाइम के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन क्या था? एनिमिज्म, टोटेमिज्म, नेचरिज्म या फिर मेनिज्म? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टोटेमिज्म. क्वेश्चन ओके, सो यहाँ पर मैंने टोटेमिज्म के बारे में एक्सप्लेन भी करा है 5 मिनट्स वीडियो में, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 38, कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स व्हाट? Culture is relatively rare. Culture evolution is relative. Function and meaning of a trait are relative to its cultural setting या फिर cultural diffusion is relative. Now this question also I think I will keep in doubt. ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, स्लाइटली भी अगर मुझे लगता है कि है ऑप्शन, तो मैं उसे डाउट में डाल देती हूँ. ठीक है, और हम लोग डाउट सेशन में इस सबको कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है अभी मैं जिस आंसर के साथ जाना चाहूँगी, दैट इज कल्चर एवोल्यूशन इज रिलेटिव. ठीक है, तो हम लोग इनको डाउट क्लियरिंग सेशन वाले में कंप्लीट करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 39, पॉपुलर कल्चर रिफर्स टू द कल्चर ऑफ पॉलिटिकल क्लास, कल्चर ऑफ मासेस, कल्चर ऑफ रिच, कल्चर ऑफ एजुकेटेड. The correct answer is B. Always remember, पॉपुलर कल्चर हो या फिर मास कल्चर हो, ये भी आ जाता है कभी कभी. ठीक है, मास कल्चर, तो ये सब क्या है, बहुत सारे लोगों का कल्चर, यानी कि बड़े लेवल पे, ठीक है, बिग लेवल पे जो चीजें फॉलो होती हैं उसे हम मानते हैं पॉपुलर कल्चर का पार्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 40, यूथ इज अ व्हाट? ग्रुप, कॉन्ग्रीगेशन, एज ग्रुप, सोशल कैटेगरी. तो एक क्वेश्चन ये मैंने किया है पहले भी, मुझे याद है, किसी एक मॉक में मैंने गलत बता दिया था, एज ग्रुप कर दिया था, बट नो, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोशल कैटेगरी. प्लीज रिमेंबर, यूथ जो है वो एक सोशल कैटेगरी है. इससे पहले मैंने आपको एक जामिया के ही पेपर में अगर आप देखोगे तो मैंने कैटेगरी और बाकी चीज़ों में, ग्रुप में आपको डिफरेंस बताया था कि ग्रुप क्या होता है और एक सोशल कैटेगरी क्या होती है. ठीक है, तो आप प्लीज वो वीडियो जाकर जरूर देखना. क्वेश्चन नंबर 41, मॉडर्न सोसाइटी इज समटाइम्स कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी, एसोसिएशनल सोसाइटी, ग्रुप सोसाइटी या फिर कल्चरल सोसाइटी या फिर कल्चर्ड सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी को हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एसोसिएशनल सोसाइटी. आज की सोसाइटी क्या है? आज की सोसाइटी बहुत ही फॉर्मल ओरिएंटेड होती जा रही है ना. आप अपने आसपास देखो तो आपको लगेगा कि हम अपने नेबर या जो भी हमारे रिलेटिव्स भी हैं तो उनसे हम एक फॉर्मल तरीके से मिलते हैं, है ना. हमारे फ्रेंड्स भी हैं तो वो इस तरह के हो गए हैं कि उनसे अब जैसे विलेज लेवल पे होता है, जैसे रूरल लेवल पे होता था, वैसे नहीं होती हैं चीज़ें, राइट. तो एसोसिएशनल सोसाइटी जो है वो ज़्यादा है, लोग सिर्फ और सिर्फ पर्पस पूरा करने के पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, एक पर्पस के लिए लोग मिलते हैं. ओके, मीन्स टू एन एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 42, सोशलिटी इज अ एंड सोशलाइजेशन इज अ वर्च्यू, कल्चरल प्रोसेस, क्वालिटी प्रोसेस, प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल, इनहेरिटेंस, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज बी. देखो, सोशलिटी एक क्वालिटी है. कैसे क्वालिटी है? सोशलिटी का मतलब है कि आप कितने सोशल हो, how much social you are. जैसे इफ यू टॉक अबाउट मी, आई एम वेरी एंटी सोशल, मैं बहुत एंटी सोशल हूँ. ठीक है, इसीलिए शायद मैं अपना फेस भी नहीं दिखाती हूँ इस पे, क्योंकि मैं हूँ एंटी सोशल. ठीक है. नाउ सोशलाइजेशन में क्या है? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है. एक चीज और याद रखना सोशोलॉजी में,
सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बचपन से स्टार्ट होगा सोशलाइजेशन एंड देन आप 18 ईयर्स के हो जाओगे और सोशलाइजेशन खत्म हो जाएगा। नो, सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। Question number 43. Animal society is based on what and human society is based on what? Strength, knowledge, sex drive, cultural needs, instincts, reason. देखो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट वाले व्यू पॉइंट से देखोगे तो एनिमल सोसाइटी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, पर ह्यूमन सोसाइटी में भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। अब सेक्स ड्राइव की अगर बात करें तो एनिमल्स में भी होती है और भाई ह्यूमंस में भी होती है, तो ये भी कट जाएगा। सो ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा वो है सी, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स में ज़्यादा होता है और रीजन जो है वो ह्यूमन में ज़्यादा होता है, ठीक है। सो वी विल गो विथ द आंसर सी। ये लोग इंस्टिंक्ट के बेसिस पे चलते हैं और हम लोग रीजन के बेसिस पे। एनिमल्स कभी भी रीजन नहीं कर पाते हैं चीजों को, ओके। Question number 44. A form of polygyny where co-wives are sisters is called what? Adelphic, sistoral, sororal या फिर fraternal? The correct answer is C, that is sororal. Question number 45. For Marx, a class is defined by the position of a person in the process of what? Consumption, production, distribution या फिर technological development. क्लास के बारे में पूछा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओ सॉरी, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी सॉरी। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोडक्शन। ओके, यू ऑल नो दैट कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट some things that you should know. Mode of production, okay, he gave modes of production, then he talks about forces of production, right? इसके अलावा relation of production, ये सब हैं जो जिनके बारे में ये बात करते हैं, okay, so please remember this. Question number 46. Who has made distinction between militant and industrial society? Tonis, Malinowski, Spencer, L.T. Hobhouse. Militant and industrial society के बारे में बात किसने की है? The correct answer is C, that is Herbert Spencer. And F. Tonis यानी Ferdinand Tonis also talks about two terms that you have to remember. यहीं पर याद कर लो जिनको भी नहीं पता है। एक तो है जेमिनी शाफ्ट, ओके, और दूसरा है जेसल शाफ्ट, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं फर्डिनेंड टोनिस, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 47. द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस वाज गिवन बाय टॉइनबी, हंटिंगटन, एल्विन या फिर पियर्स। ओके, पियर्स। द करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज रिमेंबर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं लिस्ट करती जा रही हूँ, कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उन पर वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आपके एग्जाम में वो हेल्प कर सकें, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जोन पैटर्न ऑफ सिटी ग्रोथ वॉज propounded बाय मैक्स वेबर, एच वाइट, पार्क एंड बर्जेस या फिर पैट्रिक गेडिस। द करेक्ट आंसर इज सी, that is Park and Burgess, please remember. Question number 49. Now, Nuer of Sudan stands as an example of what? Classless political system, syphilis political system, asyphilis political system या फिर age-based political system. The correct answer is C, that is asyphilis political system. Question number 50. The term phratry refers to what? Clustering of several clans into exogamous blocks, then grouping of nuclear families in a common household, followers of animistic religion, a dyad of hula exchange pattern.
The correct answer is A, that is clustering of several clans. बहुत सारे clans मिलकर fate tree बनाते हैं, ठीक है. Question number 51. Who among the following use the distinction between the repressive and restitutive law as the basis for classifying societies? Max Weber, Henry Maine, Herbert Spencer या फिर Emile Durkheim? The correct answer is D, that is Emile Durkheim talks about this. An institution can be best described as a complex of what? Authority, statuses, roles and procedures. Institution के लिए सबसे ज़्यादा important क्या है? The correct answer is procedures. ठीक है? Question number 53. Who among the following emphasized role of ideas in social change? Karl Marx, Max Weber, Pareto या फिर Toynbee? Role की बात कौन करता है social change? Now I have researched about this question a lot and मुझे जो आंसर मिला वो था मैक्स वेबर. बट इस क्वेश्चन को भी गाइस मैं डालूंगी डाउट में, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती, ठीक है. इसलिए मैं इसको डाउट वाला जो क्लास होगा, डिस्कशन वाला जो क्लास होगा, उसमें मैं इसे डिस्कस करूंगी. ओके, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए इसको और रिसर्च करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 54. द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट of an increasing number of manual workers to the next higher stratum. This process is referred to as what? Sanskritization, adaptation, embourgeoisement या फिर class homogenization. The correct answer is C, that is embourgeoisment. And C यहाँ पर इग्नू में मुझे ये चीज़ मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दी है, आप इसे बाद में पढ़ सकते हो. Question number 55. The distribution of human settlement in terms of rural and urban constitutes what? A dichotomy, a continuum, a dialectical system, urban development. The correct answer is A, that is a dichotomy. Please remember. Okay. Question number 56. Hierarchy of sciences was given by what? Whom? Saint Simon, Auguste Comte, Durkheim या फिर Spencer? सो हायरार्की ऑफ साइंस जो है वो दिया था ऑगस्ट कोंत में, और ऑगस्ट कोंत का एक वीडियो है जो मैं आपको ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको देख लेना. उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई हैं, बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है. जब वीडियो है तो प्लीज़ उसको देख लो. अ ट्राइबल चीफ एंजॉयज व्हाट? रैशनल लीगल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मैजिकल अथॉरिटी. ठीक है, ये अथॉरिटी का जो टाइप्स हैं वो मैक्स वेबर ने दिए हैं और हम लोग इसे पढ़ेंगे वेबर की क्लास में, ठीक है. मैं कोशिश करूंगी इस पे भी वीडियो बनाने का. ट्राइबल चीफ क्या एंजॉय करता है? तो ट्राइबल चीफ एंजॉय करता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 58. अ लेजिटिमेट राइट टू गिव सर्टेन कमांड इज कॉल्ड व्हाट? पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, कोअर्शन. लेजिटिमेट राइट है मतलब इट इज अलाउड, तो इसे हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज बी, that is authority. Authority क्या होता है? It is a legitimate right or you can say legitimate power. Question number 59. Illegal activities carried out by professionals and businessmen are called what? Organized crimes, alienation crime, juvenile delinquency या फिर white collar crime. The correct answer is D, that is white collar crime. और इसके बारे में क्वेश्चन और भी आता है तो उसका आंसर ज़्यादातर क्या होता है? विलियम फुटवाइट. एक बुक है जो इन्होंने लिखी है इस पे. एलियनेशन का टॉपिक है तो प्लीज रिमेंबर कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. लुइस वर्थ वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियलिज्म, पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म या फिर अर्बनिज्म. द करेक्ट आंसर इज अर्बनिज्म. एंड लुइस वर्थ का एक फेमस कोट है, अर्बनिज्म as a way of life. I hope जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 61. Who among the following called village as little community? विलेज को लिटिल कम्युनिटी किसने कहा था? मैक्स म्यूलर, टोनिस, हेनरी मेन, रॉबर्ट रेडफील्ड. द करेक्ट आंसर is D, that is Robert Redfield. Question number 62. Communist societies are classified as what? First word, second word, third word, fourth word. The correct answer is A, that is first word. Question number 63. Which of the following article of Indian Constitution provide for reservation of seats for
शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये बहुत बार आ चुका है। इन द हाउस ऑफ पीपल, आर्टिकल 332, 325, 330 या फिर 338। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, तो प्लीज इसे याद रखना, दैट इज आर्टिकल 330। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी? इनमें से कौन सी सोसाइटी है जिसको हम लोग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डाल सकते हैं? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे एक बुक है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि लिखी है डैनियल बेल ने। प्लीज याद रखना, डैनियल बेल जो है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल वाले। नाउ इसमें से बताओ कौन सा होगा जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का पार्ट है? सोसाइटी इन ऑयल रिच नेशंस, सोशलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, या फिर सोसाइटी एट इज इमर्जिंग इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन सी होगी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोसाइटी जो कि इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज में इमर्ज हो रही है, वो सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एग्रीकल्चर इज व्हाट? अगर एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर क्या होगा? अ वे ऑफ लाइफ, अनदर इंडस्ट्री, नॉन एग्जिस्टेंस, लीस्ट कॉन्सिक्वेंस। द करेक्ट आंसर इज बी, एग्रीकल्चर को भी एक अलग इंडस्ट्री बना दिया जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following differences is most fundamental between a rural and an urban society? This question is also little confusing, I think. पूछा गया है कि रूरल और अर्बन सोसाइटी के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो किस चीज का हो सकता है? फंडामेंटल पूछा है यानी सबसे इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑक्यूपेशनल डिफरेंस, पॉपुलर कल्चर एंड क्लास डिफरेंस। तो आई थिंक ऑक्यूपेशनल और क्लास में बहुत ज़्यादा यू कैन से टक्कर है, तो मैं इसे डाउट में डालूंगी, ठीक है। मुझे इसके लिए, इसके आंसर को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ नोट्स चाहिए होंगे, बट मुझसे पर्सनली अगर पूछो तो आई थिंक क्लास डिफरेंस नहीं, बट ऑक्यूपेशनल डिफरेंस हो सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रूरल में ऑक्यूपेशंस अलग होते हैं और अर्बन में अलग। क्लास की अगर हम बात करें तो भाई हम लोग डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ते ही हैं, राइट। एंड डोमिनेंट क्लास की अगर हम बात करें तो वो हमारे अर्बन क्लास से कोई कम नहीं है, राइट। तो सबसे फंडामेंटली इंपॉर्टेंट आई थिंक होगा ऑक्यूपेशनल डिफरेंस, बट दिस क्वेश्चन इज इन डाउट, सो वी विल डिस्कस इट इन दी डाउट क्लियरिंग सेशन। Question number 67, which of the following feature is not common in a town and a city? Multiplicity of functions, quick means of transport, uniformity all over the country, majority of occupants are engaged in non-agricultural activities. Which of the following is not a common feature of town or city? Town और city का इनमें से कौन सा है जो नहीं हो सकता feature? The correct answer is C, that is uniformity. टाउन और सिटी का सबसे बड़ा जो फीचर है that is हेट्रोजेनिटी या हेट्रोजेनस, मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है वहाँ पे, है ना। कोई बहुत ज़्यादा रिच होगा तो कोई बहुत ज़्यादा पुअर होगा, तो अगर ऐसे लोग एक ही जगह पे रहेंगे तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आ जाएगी? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का मतलब तो होता है सेम, राइट, सिमिलर। तो ये वाला हो जाएगा सही आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 68, द सेकेंड इपॉक ऑफ द 3 stages ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कोंत इज व्हाट? थियोलॉजिकल, मिलिट्री, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक। तो वी ऑल नो ऑगस्ट कोंत ने हमें 3 स्टेजेस बताई हैं, है ना, सिविलाइजेशन की, और उनमें से इन्होंने सेकंड वाले को पूछा है। एक हायरार्की है, उस हायरार्की में सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मेटाफिजिकल। याद रखना, फर्स्ट पे आता है थियोलॉजिकल, सेकंड में आता है मेटाफिजिकल एंड लास्ट में आता है साइंटिफिक, या फिर अगर कौन की भाषा में बोले तो दैट इज पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। Question number 69, for Durkheim society is what? Functional to individual, sui generis, characterized by cooperation,
मोल्डिंग ह्यूमन एटीट्यूड्स। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्यूई जनरिस। स्यूई जनरिस का मतलब क्या है कि पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है, एग्जिस्टेड बिफोर, या इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी ठीक से, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि सुई जनरिस का मतलब होता है कोई चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, हम उसमें थे नहीं थे, सोसाइटी पहले से ही बनी हुई थी, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, सुई जनरिस इज इंपॉर्टेंट एंड वी विल टॉक अबाउट दिस। मैं इस पर एक छोटा वीडियो बनाऊंगी तो हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी मैं आपकी रात में मैं 1-2 घंटा इस यूट्यूब चैनल को डिवोट कर सकूं ताकि मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल सकूं, ठीक है। बिकॉज गाइस मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज हो सके, आप लोगों को सही चीज़ पता हो सके, ठीक है। प्लस मुझे टीचिंग पसंद है, मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए भी ये फ़ायदा ही है कि मैं अपनी हॉबी है उसको परस्यू कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि मुझे उस पर पढ़ाना चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, टेलीग्राम तो है ही, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो मैंने ऐड भी करा है, sui generis is used to illustrate his theories on social existence. He says that society as it was before any living individual was born independent, यानी पहले से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी एंड वो हमसे इंडिपेंडेंट है, यानी हमारे होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी थी, सोसाइटी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, हम उसमें हो या ना, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस कि सोसाइटी इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। सुई जनरिस का मतलब क्या है कि सोसाइटी एग्जिस्टेड बिफोर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। किसी के होने ना होने से सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, और कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन पे भी मैं एक पीपीटी पे काम कर रही हूँ, जल्दी ही मैं उसको लाऊंगी। मेरा गाइस एम ये है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूंगा अब इस चैनल पे, क्योंकि मुझे पता है आधे आधे घंटे के वीडियो या 1 घंटे के वीडियो तो आप लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, मुझे पता है। जो देखो मैं एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर कि हमारा जो कंसेंट्रेशन का टाइम स्पैन है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। क्यों हो रहा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हो क्या रहा है कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो आप बोर होने लगोगे, आपका कंसंट्रेशन हटने लगता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मेरे जैसे जो 3-3 4-4 घंटे की वीडियो भी देखते हैं, है ना। बट मोस्टली मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ स्टूडेंट्स में कि उनका जो कंसंट्रेशन का टाइम स्पैन है वो खराब हो रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत देखते हैं, वो इंस्टाग्राम रील बहुत देखते हैं, है ना। ये जो 2 मिनट वाला एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो गया है ना, इसकी वजह से आपका धीमे धीमे कंसंट्रेशन कम हो रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू थिंक अबाउट दिस लाइक आई डू। इस तरह से कौन कौन है जो सोचता है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन जो है वो वेबलिन का कॉन्सेप्ट है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71, फॉर मार्क्स प्रैक्सिस स्टैंड्स फॉर व्हाट। प्रैक्सिस के बारे में मार्क्स ने क्या बोला था, इनके हिसाब से प्रैक्सिस क्या है? क्लास स्ट्रगल यूजिंग थ्योरी फॉर प्रैक्टिकल पॉलिटिकल एक्शन, अपोजिशन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट एंड मटीरियल कंडीशन ऑफ लाइफ। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज यूजिंग थ्योरी फॉर प्रैक्टिकल पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है, दैट इज प्रैक्टिस, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 72, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडियल टाइप्स आर व्हाट? जनरल टाइप्स, एवरेज टाइप्स, प्योर टाइप्स या फिर नॉर्मेटिव टाइप्स? करेक्ट आंसर इज सी, याद रखना मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप्स को कहा था प्योर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 73, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट रिलेशन बिटवीन व्हाट? नाउ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं मार्क्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? थिंग्स एंड थिंग्स के बीच में रिलेशन, पीपल एंड थिंग्स, पीपल एंड पीपल, या फिर फैक्ट्री एंड वर्कर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पीपल एंड पीपल के बीच का जो रिलेशन है, यानी एक है हैव और एक है हैव नॉट, इसी को इन्होंने बोला था रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ओके। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इन्होंने
इसको बोला था, फैक्ट्री और वर्कर को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या एक और टर्म है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अभी इतना याद रखो, ठीक है। फैक्ट्री और वर्कर के बीच में जब रिलेशन हम देखेंगे तो वो हो जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 74, हु हैज मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शन एंड डाई फंक्शन। अभी हम लोगों ने एक फंक्शन पे क्वेश्चन किया था ना, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, वही है ये। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आर के मर्टन। ओके, पानी पी लेती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of a good sample is being what? Small, being, representative, none of the above. एक गुड सैंपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जहां से भी हम अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे सैंपल में सबका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। मान लो मैंने ये ए, बी एंड सी से सैंपल लिया है, ठीक है, तो मेरा जो सैंपल है उसमें इन सबका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। ओके, मान लो अगर ठीक से ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है मेरे डेटा को, मेरा मेन पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स, तो फिर क्या है, ये एक खराब सैंपल है। ओके, तो ये चीज को याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये देखो, रिप्रेजेंटेटिवनेस इंश्योर्स दैट द सैंपल accurately captures the diversity of the population. This means that every member of the population has an equal chance of being included. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 76, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंक्रीज व्हाट। सोशियोलॉजी में आप देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन अब काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगा है, चाहे वो बीए लेवल पे हो, चाहे वो एमए लेवल पे हो। क्यों ऐसा हो रहा है? सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, न्यूट्रलिटी बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज सब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हमें पता है कि सोशियोलॉजी में ज्यादातर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है, तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज बढ़ रहा है ताकि ऑब्जेक्टिविटी को हम बढ़ा सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, द टर्म रिस्पोंडेंट इज यूज्ड इन व्हाट। रिस्पोंडेंट शब्द किस में यूज किया जाता है? सोशल सर्वे रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में, साइकोलॉजी में, या फिर इंटरैक्शनिज्म में? द करेक्ट आंसर इज ए। जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें हम रिस्पोंडेंट वर्ड यूज करते हैं। जिनसे भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमको डेटा दे रहे होते हैं, जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, उनको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 78, इन एवोल्यूशनरी थ्योरीज कल्चरल पैरेलल्स आर एक्सप्लेन्ड थ्रू व्हाट? डिफ्यूजन, psychic unit of mankind, similarity of environment, similarity of thought and space. Now evolutionary theory के बारे में बात हो रही है, so I think this question, let me see, yeah, this question was also in doubt. ठीक है, इसे भी मैं डाउट में डाल रही हूँ। I need more research on this question. ऐसा करना गाइस, आप लोग भी अपने एंड से इस क्वेश्चन के बारे में सर्च करो एंड मुझे कमेंट में बताओ क्या लगता है, क्या होगा आंसर और क्यों होगा। बाकी मैं इसे डाउट वाले सेशन में तो डिस्कस करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वाज दैट ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिस्ट, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, कॉटन इंडस्ट्री। फर्स्ट स्टेज पूछा है, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट यू शुड रिमेंबर। इससे आपको सारी स्टेजेस याद रहेंगी, ओके। और ये जो फॉरेजिंग सोसाइटी है यही है हंटिंग गैदरिंग, ओके। सबसे पहले आई थी हंटिंग गैदरिंग, देन पेस्टोरल सोसाइटी, देन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, देन एग्रीकल्चर सोसाइटी। उसके बाद याद रखना दो और आई थी जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमें दिखाई देती हैं। अभी हम लोग जो है, दिस इज आवर करंट सोसाइटी, दैट इज योर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इसके बाद आपसे शायद ये भी पूछ सकते हैं कि हम लोग हैं इंफॉर्मेशनल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सोसाइटी, ठीक है। तो अगर ये आ जाएगा तो ये इसके बाद आएगा, ये याद रखना, ठीक। या फिर कभी कभी इसी में आ जाता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पोस्ट इंडस्ट्रियल ऑप्शन ही ना दे, उसकी जगह लिख दें इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। तो इस तरह से चीजों को याद रखना, ओके।
Question number 80. An ego is a person who is taken as a point of dash in a discussion. Opponent, supplement, reference, proponent. The correct answer is C, that is reference. याद रखना ईगो के बारे में सोशियोलॉजी में कौन बात करता है? सिगमंड फ्रूड. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. क्वेश्चन नंबर 81. मॉडर्न सोशियोलॉजिकल एनालिसिस of formal organization begin with the work of G.C. Homans, Robert Redfield, Max Weber या फिर रॉस. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडीज किसने शुरू कर दी थी? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैक्स वेबर. क्वेश्चन नंबर 82. डैश इज अ मीन्स ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन. आर्कियोलॉजी, सोसाइटी, एजुकेशन, लैंग्वेज. ना यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कल्चर ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है. अगर ये नहीं होगा तो कल्चर ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता. द करेक्ट आंसर इज लैंग्वेज. वी नो दैट हमारी सोसाइटी में बहुत सा कल्चर है जो ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, राइट. क्वेश्चन नंबर 83. जैसे कहते नहीं है बच्चों के सामने आपने देखा होगा कि ये मत बोलो वो सीख जाएगा. ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हमारा कल्चर, हमारी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, राइट. मैरिज इज व्हाट? फोकवे, मोरे, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल नॉर्म. The correct answer is C, that is social institution. Very easy. In Hindi, which is the classificatory kinship terminology? Damad, samdhin, bahu, chacha. So classificatory kinship वो होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है. और डिस्क्रिप्टिव वो होते हैं जो बहुत सारे रिलेशंस नहीं होते हैं, जैसे मम्मी, पापा, बहन, ये सब हमारे लिमिटेड होते हैं. और क्लासिफैक्ट्री में क्या होता है कि ये लिमिटेड नहीं होते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं. So the correct answer in this case is Chacha. Okay, Chacha is your uncle. Question number 85. Max Weber categorized caste as a what? Ethnic group, Indian group, community, closed status group. The correct answer is D, that is closed status group. ठीक है, कहीं कहीं पर मुझे B भी मिला था, but I think the correct answer should be D. Okay. Question number 86. A dominant caste is characterized by what? Political power, numerical superiority, economically well-off caste, all of the above. Dominant caste क्या होती है? All of the above. सारे ही फीचर्स जो हैं वो dominant caste के फीचर हो सकते हैं. Question number 87. In cumulative inequality, there is a direct link होगा यहाँ पे, I think, between caste and class, caste and caste, class and class, या फिर status, group and class. The correct answer is A, that is caste and class. ठीक है. Question number 88. Gender stratification means what? Stratification based on religious value, stratification in terms of sexual difference, class difference, या फिर stratification based on caste system. Now please remember CUET PG ने आपसे एज स्ट्रैटिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है. तो इस तरह के अब स्ट्रैटिफिकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इनको निग्लेक्ट नहीं करना है. द करेक्ट आंसर इज बी. जब हम सेक्सुअल डिफरेंस के टर्म्स पे स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, दैट इज योर जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 89. Jajmani system indicates a set of what? Political affiliation, caste dominance, economic relations, social obligation. Jajmani system जो है उसमें economic relations होते हैं, please remember. Question number 90. Politics as vocation किसकी बुक है? Perry Anderson, Max Weber, Andre Frank या फिर Talcott Parson. The correct answer is B, Max Weber. Max Weber, Karl Marx, इन सब की बुक्स आपको एकदम याद होनी चाहिए. Question number 91. A rapport between researcher and subject is important for what? Observation, structured interview, interrogation, confession. The correct answer is B, structured interview. We all know कि report जो होता है वो क्या होता है? Harmonious and empathetic relationship or connection between people characterized by mutual understanding. ठीक है, दो लोगों के बीच में ये सारी चीजें होना. It involves establishing a positive and comfortable atmosphere where communication flows naturally. क्यों होता है? देखो, रैपोर्ट को मेंटेन किया जाता है इंटरव्यूज के टाइम पे, ठीक है.
अगर आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेना है तो आपको अच्छा रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, द डायलेक्टिकल अप्रोच हैज बीन अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया बाय A.R. देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, M.N. श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज A.R. देसाई। प्लीज रिमेंबर, डायलेक्टिकल अप्रोच को जो है यूज किया था इन्होंने अपने स्टडी में, जो की थी नेशनलिज्म पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, डैश इज द बेसिक फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन ट्रेडिशनल इंडिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ठीक से पढ़ना था क्योंकि ट्रेडिशनल इंडिया पूछा है। ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट। तो पहले के टाइम पे जो लेबर का डिवीजन होता था वो कास्ट के बेसिस पे होता था। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडिया की जगह सिर्फ इंडिया लिखा होता या फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया लिखा होता तो हम ऑक्यूपेशन या एजुकेशन में जा सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल इंडिया लिखा है यानी ओल्ड इंडिया, तो फिर हो जाएगा कास्ट, क्योंकि पहले कास्ट ही होता था जिसके बेसिस पे लेबर को डिवाइड किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन हैज बीन गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैकिम मैरियट। इस पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। आप लोग यही सोचते होंगे कि मैम बस बोलती रहती हैं और वीडियो कुछ नहीं बनाती है। गाइस सीरियसली मैं बहुत सारी वीडियो चाहती हूँ अपलोड कर दूँ जल्द से जल्द बनाकर, बट नहीं हो पा रहा है मैनेज, एंड मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं अब कुछ करूँगी इसके लिए। मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी रात में और मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ, बट मैं वीडियो अपलोड करूँ रेगुलरली ताकि आप लोगों की उससे हेल्प हो सके। ठीक है, हु ऑल गेव द लीनियर व्यू ऑफ सोशल चेंज? पेरेटो, मार्क्स, लिटन, ऑगस्ट कॉन, सोरोकिन, मार्क्स, कोन, स्पेंसर, मार्क्स या फिर पेरेटो, मार्क्स, कोन। ना ये टॉपिक भी इजी है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं गाइस वो आपको इग्नू में मिल जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको ये कहाँ से पढ़ना है तो मैं बता दूं, बीए का जो इग्नू मटेरियल है वहाँ पे ये सब कुछ है। ठीक है, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप C.N. शंकर राव से भी पढ़ सकते हो। ओके, वो भी एक अच्छी बुक है। नितिन सांगवान भी अच्छी है, बट वो बहुत थियोरिटिकल है। आपको थ्योरी इतनी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करना है। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज August Kohn, Spencer and Marx. They are linear view of social change. Okay. Question number 96. Social mobility is a dash movement in social class ladder. Upward, and downward, cyclical. तो social mobility जो है वो अपवर्ड भी हो सकती है और वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। मैंने देखो सोशल मोबिलिटी पे एक वीडियो बना रखा है, मैंने वहाँ पर सारे जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन कर रखे हैं। सिर्फ 35 मिनट्स का ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अगर नहीं पता सोशल मोबिलिटी के बारे में प्लीज़ जाके देखो। सोशल मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन वहाँ से आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंट्रल टू द रोल ऑफ सोशोलॉजिस्ट? इसमें से कौन सा है जो सोशोलॉजिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सेंट्रल रोल है? रिफॉर्मर, रिसर्चर, प्रीचर, रेवोल्यूशनरी। द करेक्ट आंसर इज बी। देखो अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आई होप आप सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हो आपको इंटरेस्ट है सोशोलॉजी में, तभी हो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो। तो सोशोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्वालिटी या सबसे इम्पॉर्टेंट जो यू कैन से स्किल है वो है रिसर्च। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको नए नए पेपर्स या फिर रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं तो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप स्पेशली मास्टर्स कर रहे हो फॉर दिस डिग्री, देन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, राइट? सो सोशोलॉजी में रिसर्च का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए आंसर होगा रिसर्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, when growing child learns to conform to his own cultural tradition, the process is designated as what? जब एक जो बच्चा है वो जब धीमे धीमे बड़ा हो रहा होता है और वो कंफर्म करता है, यानी वो अपने कल्चर की चीजों को सीखता जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एनकल्चरेशन। एंड एनकल्चरेशन इज जस्ट लाइक योर सोशलाइजेशन टॉपिक। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 99, पीयर ग्रुप आर ऑफन ऑफ सिमिलर व्हाट? पीयर ग्रुप ज्यादातर जो है वो किस सेम में होता है? कल्चर में, एज में, हाइट में, रेस एंड कलर में। पीयर ग्रुप हम किसको कह सकते हैं? हमारे एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको हमारा पीयर ग्रुप कह सकते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ,
तो अगर मैं बोलूँ दैट आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, तो जो भी लोग 29 ईयर्स ओल्ड हैं वो शायद मुझे ज़्यादा बेटर समझ पाएँ, शायद वो मेरे पीयर ग्रुप हो सकें, ठीक है। तो एज के बेसिस पे पीयर ग्रुप हो सकता है। So this is the last question of the day, question number 100. The principle of recognizing kinship by virtue of blood relation is termed as what? Blood relation के basis पे kinship कौन सा होता है? Affinity, consanguinity, complementary filiation. इसके बारे में तो मैं 5 मिनट में ही बताऊंगी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। 5 मिनट्स में कवर हो जाएगा, इवन उससे जल्दी ही हो जाएगा। एफिनिटी और कॉन्सेंग्युनिटी क्या होगा आंसर? The correct answer is B, that is consanguinity, और affinity होता है by marriage. Okay. So that's all for today. I hope you like today's questions, and if you are watching me for the first time, don't forget to subscribe if you are a sociology student. If you are watching me for the second time, तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना। प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम ये टॉपिक पढ़ाइए, वो टॉपिक पढ़ाइए। गाइज मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइम मेरे चैनल पे आई थिंक 165 वीडियोज़ हैं, अगर आप ये 165 वीडियोज़ भी सारे देख लो ना अच्छे से, तो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप 50% सोशोलॉजी पे हो तो आप जंप करके अच्छे से 80 to 90 तक आ जाओगे, ठीक है। सिर्फ जितना कंटेंट अगर पढ़ा है उसे ही थॉरली देख लो, इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स भी हैं, और मैं अभी और भी अपलोड करूँगी धीमे धीमे। तो आपको बस चैनल के वीडियोस को ज़रूर से फॉलो करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, ये देखो एवरीडे मॉक सोशोलॉजी है। अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम ये रहा, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम दैट यू मस्ट ज्वाइन। अगर आप सोशोलॉजी स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना। चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स बहुत हैं बट टेलीग्राम पे बहुत कम है, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करो, तभी आपको जो PDF वगैरह हैं वो मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।